मैं कम ही बातें करूं। एक दूसरे की बाहें पकड़े हम काफी देर बैठे रहे। ऐसा पति पाकर वह खुशी से धन्य हो रही थी। फिर मैं लौट आई। विमला से फिर मिल नहीं सकी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं और प्रोफेसर सभी उस प्रेमी युगल पर न्यौछावर थे। हर संभव प्रयत्न किया गया, पर मनुष्य की क्षमता तो सीमित है। उस व्यापक सत्ता के सामने वह जवाब दे गई और विमला चली गई, वहां जहां से लौटकर कोई नहीं आता। मैंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीए कर लिया था। आगे पढ़ाई के लिए इस बार कोई झंझट नहीं हुआ। डीएवी कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। हम दोनों ही डीएवी में पढ़ रहे थे, किंतु हमारी कक्षाएं अलग अलग समय पर होती थीं। मेरा विषय अर्थशास्त्र था और ठाकुर ने, उनका पूरा नाम ठाकुर प्रसाद था, माँ के लिए ठाकुर, मित्रों के बीच टीपी, कॉमर्स लिया था। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मेरे रहते जो देखा देखी होती थी वह बंद हो गई थी। घर में भी दोस्तों की भीड़ रहती थी। दोस्त ज्यादा नहीं थे। श्याम सुंदर, प्रेम कपूर, नंद किशोर झझरिया और हरि जयपुरिया। नंद किशोर श्याम सुंदर के बहनोई लगते थे। हरि जयपुरिया शाम को घर आते थे कभी कभी। प्रतिदिन तो प्रेम कपूर और श्याम जी ही साथ साथ पढ़ते थे। अम्मा जी के पास मेरा आना जाना भी कम हो गया था, क्योंकि पढ़ाई का जोर चल रहा था। दिन में बड़ी सख्त धूप होती थी। सड़कों पर आदमी तो क्या, कोई कुत्ता तक नजर नहीं आता था। कमरे की खिड़कियों पर खस के पर्दे टंगे रहते थे। उन पर दिन में कई बार पानी छिड़का जाता, तब जाकर कहीं कुछ ठंडक मिलती। कमरों की ठंडक में आंखें मूंदने मूंदने को होती। घर में और सब तो कमरों के अंदर दुबके रहते, लेकिन मैं उस जलती दोपहरी में भी छत पर पहुंच जाती। आंखें गली के मुहाने पर जम जाती। आसपास खामोशी। ऐसा लगता कि जैसे मैं दुनिया की आखिरी छोर पर खड़ी हूं और ये खामोशी कभी नहीं टूटेगी। उस वक्त ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं, वह छत, खामोशी और किसी का इंतजार करती मेरी आंखें। मई जून की दोपहर 2 बजे ठाकुर कॉलेज से लौटते थे। मैं छत पर खड़ी रहती कि कम से कम एक झलक तो देखने को मिलेगी। उनकी नजरें भी जब छत पर कुछ खोजते खोजते पहुंच जाती तो मई जून की तपती दोपहर में भी किसी घने तरुवर की छांव की शीतलता का आभास होता। सारी तपन मिट जाती। फिर खाना खाने के बाद जब वे नीचे साईं की दुकान में पान खाने के लिए दोस्तों के साथ जाते, तब लौटते समय उनकी दृष्टि भी मुझे ही ढूंढती रहती। उस एक पल के ही दृष्टि मिलन में क्या था, जानने के लिए किसी को 100 जन्म भी लेना पड़े तो ये किसी का भी सौभाग्य हो सकता है। इच्छाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। जहां कुछ देर मिलकर या एक दूसरे को देखकर ही चैन पड़ जाता था, वहां मन करने लगा कि हम एक दूसरे से रोज मिलें और पहले की तरह ढेर सारी बातें करें। मैं गणित में शुरू से ही कमजोर थी, ऊपर से स्टैटिस्टिक्स ले ली। तैयारी करने में बड़ी मुश्किल होती थी। एक दिन मैंने अम्मा जी से पूछा, कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। यदि आपके बेटे मुझे थोड़ी सहायता कर दें तो मैं पास हो जाऊंगी। अम्मा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं कह दूंगी। भाई जी से भी मैंने बता दिया कि पड़ोस में अम्मा जी के बेटे मुझे रोज स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने घर आ जाया करेंगे। इस प्रकार मिलने जुलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अपने प्रति उनकी भावनाओं को मैं जान चुकी थी, किंतु वे अभी भी इस तथ्य से अनजान थे कि मैं इस भेद को जान गई हूं। इसलिए अभी भी हमारे बीच एक फॉर्मेलिटी बनी हुई थी। तय हुआ कि नीचे वाले कमरे में बैठकर पढ़ाई होगी। दूसरे दिन से ही पढ़ाई शुरू हो गई।
पढ़ाई के साथ कॉलेज की, घर की बातें भी होती रहती। कभी एक लड़के का मजाक उड़ाया जाता कि ऐसे कपड़े पहनकर आता है मानो अभी खेतों से चला आ रहा है। तो फिर दूसरे का, जो अपने आप को इंग्लैंड रिटर्न समझता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसका सीधा साधा एक ही अर्थ होता है कि हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। पसंद हम तभी करते हैं जब वह हमें एक रूप प्रतीत होता है, निजता का एहसास जता पाता है। यह अपनापन धीरे धीरे विकसित होता है। तभी आपस में प्रेम, विश्वास, लगाव बढ़ता है। तभी हम समझौते कर पाते हैं, एक ढंग से सोच सकते हैं। एक समान, एक रूप सोचना पसंदगी के कारण होता है। यही पसंदगी उस उदारता की परिचायक है जिसके कारण साथी के सभी गुण दोष स्वीकार्य होते हैं। आपस में कोई दुराग्रह नहीं रहता। वह जैसा भी है, अच्छा या बुरा, दिल से अपना होता है। ऐसा नहीं था कि हम में आपस में नोकझोंक नहीं होती थी। पढ़ने के वक्त कई बार इतनी डांट पड़ती कि मुझे कहना पड़ता, डांटिए नहीं, समझा कर बताइए। और ठाकुर कहते, तुम समझते ही नहीं तो क्या करें, ऊपर से बहस किए जाती हो। किस तरह समझाएं? जो बात कहते हैं उसे माना करो। ठाकुर की बहन बहुत अच्छी थी। हम सब उन्हें बाई कहते थे। कई बार वह मुझसे अपने साथ सिनेमा चलने के लिए कहती। एक दिन आखिर प्रोग्राम बन ही गया। मैं, ठाकुर और बाई तथा उनके पति। संयोग कि मैं बाई की बगल की कुर्सी पर बैठी तो ठाकुर मेरे पास की कुर्सी पर आ बैठे। मैं तो पूरी तरह पिक्चर देख ही नहीं पाई। अंधेरे में अचानक ठाकुर का हाथ मेरे हाथ पर पड़ गया। सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मन उधेड़ बुन करने लगा। शायद हाथ गलती से मेरे हाथ पर पड़ गया। यह एक संयोग था या जानबूझकर दिया गया इशारा, कुछ अनकही कहने के लिए। जो भी हो, मुझे तो जैसे करंट छू गया हो। मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। पिक्चर से घर आते तक कुछ बोल ही नहीं सकी। दूसरे दिन भी शर्म से आधी होती रही। मुझे अनमनी देखकर ठाकुर ने पूछा, क्या बात है, इतनी अनमनी क्यों हो? मैं क्या बताती। कहा, आज सरोज की चिट्ठी आई है। बिल्कुल डूब कर लिखती है अपने मन की सभी बातें। मेरे साथ पढ़ती थी तो मेरे लिए उसका मन बहुत टूटता था। अच्छा, इन सब बातों को छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दो। और फिर बड़े गंभीर भाव से पढ़ाई शुरू हो गई। मुझे एक सरस्वती मंत्र दिया कि इसका जाप करने से बुद्धि विकसित होती है। मंत्र था, या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दुग्धमिरन्वहम हदिनम सन्निधताय सुक्त धेनु सरस्वती। अर्थात, जो सुंदर विचार रूपी सरस्वती रूपिणी गौ ग्वालों के समान कवियों द्वारा सदैव दुही जाती है, जिसका ज्ञान रूपी दूध कभी कम नहीं होता और जो दुही जाने पर भी बिना दुही से प्रतीत होती है, वही सुक्ति रूपी देवी सरस्वती मेरे हृदय में निवास करें। मैं नित्य मनोयोग पूर्वक इस मंत्र का जाप करने लगी। एक दिन दोपहर में हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे कि अचानक ठाकुर का पैर मेरे पैर से छू गया। मैं पैर हटाने लगी तो उन्होंने अपने पैर से मेरा पैर दबाकर वहीं का वहीं रहने दिया। मेरा मुंह लाल हो गया। सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खून जैसे लावा बनकर नसों में बहने लगा। जब भी मैं पैर हटाने को करती, वह उनके पैर की पकड़ में और जकड़ जाता। आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। कितना समय बीत गया मुझे पता नहीं। फिर आंख उठाकर देखा तो पाया कि वे बड़े प्यार से मुझे देख रहे हैं। हम कितनी ही देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे रहे। खामोशी इतनी कि सुई भी गिरे तो शायद उसकी आवाज सुनाई दे, पर उस समय तो ये हालत थी कि कोई डंका भी बजा जाता
तब भी नहीं सुनाई पड़ता। बेसुध, लाचार, बेबस, एक दूसरे की सम्मोहन शक्ति से बंधे हुए। ये क्या हो रहा है मुझे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किससे कहूं ये अनुभव? पहले प्यार के पहले स्पर्श का अनुभव, जिसे आज तक भुला नहीं पाई हूं। अचानक पता नहीं क्या हुआ, भाई जी को शायद ठाकुर का रोज रोज आना अच्छा नहीं लगा। मेरे दोनों बड़े भाइयों में चकचक हो गई। शायद भाई जी हमारी दृष्टि के अंतर को भांप गए थे। कुछ बेरुखी दिखाई पड़ी व्यवहार में, तो ठाकुर ने आना बंद कर दिया। शामें जो ज्यादा ही खुशगवार होने लगी थीं, अब बोरिंग होने लगी। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। किताब खोलते ही एक गंभीर सा चेहरा आंखों के सामने आ जाता। आंखें अपनी बेबसी में आंसुओं से डबडबा जाती। कई दिन बीत गए। एक दिन अपने घर की सीढ़ियां उतरते हुए ठाकुर ने मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैं अपनी सीढ़ियों के पास पहुंची तो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मुझे पकड़ाकर चले गए। मैं लौटकर ऊपर आई, खोलकर पढ़ा। लिखा था, तुम अगर कहो तो मैं भाभी की तबीयत देखने आ जाऊं, क्योंकि यदि मेरी तरफ से मन मुटाव रहा तो इन लोगों को मेरा तुमसे बोलना और मिलना नागवार गुजरेगा। परीक्षा पास आ रही हैं, तुम कैसे तैयारी करोगी? भाई जी ने कहा था, मुन्नी तो आप पर ही निर्भर करती है, आपके बगैर पढ़ ही नहीं सकती। ये बात भी सही है। तुम भाई जी से बात करो, फिर शायद वे मुझे पढ़ाने के लिए बुला लें। तुम उनसे कटी कटी ना रहा करो। मैंने संकोचवश चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर एक चिट्ठी दी। लिखा था, छोटा भाई भी मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है, उसे सिनेमा वगैरह दिखा दिया करो, मुझे हल्का सा बुखार आ रहा है। मैंने अम्मा से जाकर कहा, बुखार आना ठीक नहीं है, एक्सरे करा लेना चाहिए। कभी आते जाते सीढ़ी पर मुलाकात हो जाती। छोटी सी मुठभेड़ में आंखों से आंखें मिलती तो उनकी बेचैन आंखें ये राज छुपा न पाती कि वे भी मुझे ढूंढ रही हैं। कभी हमारी चुप्पी ही हजारों जुबान बनकर दिल से दिल की बात कह देती। हमारी ये खामोश चाहत, ये खामोशी चलती ही रहती अगर पहल उनकी तरफ से ना होती। मैं तो भाई जी के डर और मन के चोर के कारण संकोचवश उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी। ठाकुर ने फिर कहा, सच तो ये है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग इसलिए परेशान हो रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। कभी कभी तुमसे भी जैसा व्यवहार करता हूँ उसके लिए खुद भी तो परेशान रहता हूँ। आज दोपहर में मैंने अपने आप को कितना कोसा है मुझे याद नहीं। किसी ने कहा था कि जब इंसान सब तरफ से हारने लगता है तो उसकी यही हालत होती है। आज मैंने कसम खाई है कि तुमको अपने मन की बात बताऊं। अम्मा ने मुझे बताया कि तुमने एक्सरे कराने के लिए कहा है, मगर एक्सरे कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि अगर कोई ऐसी वैसी बीमारी हुई तो उसका इलाज जरूर कराना पड़ेगा। मेरी एमकॉम की पढ़ाई रह जाएगी और ये सौदा तुम्हारी कसम मैं अपनी जिंदगी देकर भी नहीं करना चाहता। आजकल मैंने आकाश में उड़ना छोड़ दिया है और ये भी निश्चित कर लिया है कि एमकॉम के बाद बाहर नौकरी मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ICS PCS की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बीमारी में अम्मा के सामने तुम्हें तुम कहकर बुलाया और अम्मा से कहा कि सुशीला को बुला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। घर लाकर चिट्ठी पढ़ी तो सैकड़ों सूरज आसमान में एक साथ चमक उठे। मन किया कि सबको दौड़कर चिट्ठी दिखाऊं और हवा में गाती नाचती फिरूं। अपने अंदर अजीब सी शक्ति महसूस किया कि जो शक्ति मेरे अंदर थी वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं थी,
उसके लिए किसी उत्प्रेरक ऊर्जा की आवश्यकता थी और उस ऊर्जा का स्रोत खुल गया था। अब मुझे किसी का डर नहीं है। ठाकुर फिर से आने लगे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने घर में बता दिया था कि परीक्षाएं पास आ रही हैं। कोर्स काफी पिछड़ गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो पास होने का कोई चांस नहीं है। इस बार हमारी पढ़ाई बड़ी गंभीरता से शुरू हुई, किंतु कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि हमारा झगड़ा हो ही जाता। बातें कोई बड़ी नहीं होती थीं। इस बार हम बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान भी बड़ा लगता था। अपनी घर गृहस्थी तो मैं ही देखती थी। कभी धोबी आकर कपड़े मांगता और कभी महाराजी आ जाती। कमरे में झांक कर पूछती, क्या बनाना है? बहुत आवाजें आती थी, दूध वाले की, मक्खन वाले की और भाजी तरकारी वालों की। देखने में ये छोटी छोटी बातें थीं, किंतु इनसे एकाग्रता में तो बाधा पड़ती ही थी। ठाकुर कहते, दरवाजा उड़का दो तो शांति से पढ़ाई हो। अब इनको कौन समझाए कि लड़कियों की कुछ मजबूरियां होती हैं। माना हमारे दिल बहुत साफ हैं, मगर देखने वालों को क्या कहेंगे। बस मेरी यही मजबूरियां ठाकुर नहीं समझते थे। एक दिन मैंने कह दिया, भाई जी ऊपर हैं, वह क्या कहेंगे? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो भाई जी कुछ कहेंगे? इनका उत्तर था। उसके बाद बस रूठ गए और चले गए। फिर चिट्ठी आई, मैं जो चाहता हूं वह तुम नहीं करती हो, मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखती हो। पढ़ाई में व्यवधान ना पड़े, इसलिए मैंने कहा कि आवाजें डिस्टर्ब करती हैं, दरवाजा बंद कर दो। तुम बंद कर देती तो क्या पहाड़ टूट जाता? तुमने चट से कह दिया, ऊपर भाई जी हैं। तुम जरा सा मेरे लिए भाई जी का डर नहीं सह सकती? जीवन तो बहुत बड़ा है, उसमें तो इससे भी बड़े बड़े डर आएंगे, कैसे पार कर पाओगी? मैं तुम्हारे लिए माँ का प्यार, भाई का दुलार, बहनों का लाड़ सब ठुकराने के लिए तैयार हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम पर कोई एहसान करूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी आदत से लाचार हूं। मुझे एक काम यदि करना है तो उसमें पूरी एकाग्रता चाहिए, कोई झमेला नहीं। जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बात और, मैं सपने बहुत देखता हूं, आसमान में उड़ता हूं, सोचता हूं यदि आज मेरे पास पैसा होता, बंगला होता, मोटर होती तो सभी मेरी कदर करते। मुझे विश्वास है तुम्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो सोच सकते हैं। यही सब सोचकर मुझे गुस्सा आ जाता है।